यह मोड़ो एक बंदे से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं और रेड टीचर की रक्षा करेंगे। मैं और रेड टीचर के होनहार स्टूडेंट हैं, मैंने सही कहा ना रेड। जो सुन के रेड और टीचर अजीब सा चेहरा बनाते हैं। टीचर कहते क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहते हो? मोड़ो कहता तुम लोग इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? तभी सूबी सास कहते ये सब बंद करो। क्या रॉयल हाइनेस ने ऑर्डर नहीं दिया कि टॉप टाइप की हेल्प नहीं की जाएगी? क्या तुम सभी अपने सिर कटवाना चाहते हो? रेड कहते लेकिन मेरे पास मेजर की पोजीशन है, मैं एम्पायर के अंदर बाहर आसानी से आ जा सकता हूँ। सूबी सास कहता है सैन्य अधिकार को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। यदि तुम रॉयल हाइनेस के ऑर्डर के खिलाफ जाने का साहस करते हो तो मैं तुम्हारी पोजीशन को रद्द कर दूंगा। टीचर मार्टिन कहते सोफी सास से मेरा निजी मामला है, मैं किंगडम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। सोफी सास कहता नहीं का मतलब नहीं, मैं बस किंग के ऑर्डर मान रहा हूँ, अगर तुम इसके खिलाफ जाओगे तो मैं कार्रवाई करूंगा। उसके साथ का गार्ड कहता हाँ हाँ टीचर मार्टिन रेड हमें परेशान ना करें। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रेड कहता ये मुश्किल होने वाला है। जिसके बाद हम रेड और इजाबेल को बरामदे में देखते हैं। रेड कहता मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे नहीं लगा था ये पूरी जगह व्हाइट ड्रैगन टीम से भरी होगी, ये जरूर सोफी सास का काम होगा। इजाबेल कहते हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसकी सोफी सास सबसे ज्यादा परवाह करता है। रेड कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? क्या डीमन क्वीन ने अपने मूड को स्विंग करना सीख लिया है? इजाबेल कहती सोफी सास कोई जिद्दी नहीं है, अगर मार्टिन अकेला टॉप टाइम में जा रहा होता तो वो उसे नहीं रोकता। रेड कहता आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? बेब को वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार इसीलिए करता है क्योंकि वो तुम्हें अपना खोया हुआ भाई समझता है। तुम्हारे लिए उसकी भावनाएं अपने ही भाई की तरह हैं, भले ही तुम नकली हो, इसीलिए वो नहीं चाहता कि तुम अपनी जान जोखिम में डालो। रेड कहता तो यदि उसे पता चल जाए उसकी फैमिली पहले ही, तभी उन्हें आवाज आने लगती है उसे मारो। तो ये रॉयल्स के बीच की फाइट है। तभी रेड कहता आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है? कुछ लोग कुछ देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, इस तरह की चीजें बहुत दुर्लभ हैं, मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कोई बंदा रेरेंस को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। रेरेंस क्या कभी तुमने इस दिन के बारे में सोचा था जब तुम्हारा अंत इस तरह होगा? और ये लोग होते हैं बोरी और उसका भाई बोश। बोरी कहता भले ही तुम्हें इस तरह से परेशान किया जा रहा है फिर भी तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल पहले की तरह है। क्या तुम्हें हमेशा अपनी ठंडा पावर से दूसरों को डराना पसंद नहीं था? तुम मुझे वो एक बार फिर से क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि तुमने हमेशा हम भाइयों को नीचे नजर से देखा है, आज मैं तुम्हें सबका सबक सिखाऊंगा। डेनिस कहता मुझे आज भी याद है जब तुम घुटने में बैठ के मुझसे विनती कर रहे थे। जो सुन के बोरी को गुस्सा आ जाता है, ये कमीना तू अभी भी बात करने की हिम्मत कर रहा है, तू पूरी तरह बेकार है। और वो उसे मानने लगता है तू कूड़ा है, फिर भी तूने मुझे ताना मारने की हिम्मत कैसे की? बस कहता भाई ऐसा मत करो, तुम उसे मार डालोगे, हम बाद में उसके साथ धीरे धीरे इसी तरह मजे कर सकते हैं। यहाँ रेड और इजाबेल भी ये देख रहे होते हैं। इजाबेल कहती जब तुम कमजोर हो जाते हो, जिन्हें तुमने मारा था तुम्हारे कमजोर होने के बाद वो भी तुम्हें मारते हैं। रेड कहते मेरी दुनिया में कहावत है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, चलो यहाँ से चलें, यहाँ हमारे मतलब का कुछ भी नहीं है। यहाँ बुरी कहते तुम पहले से इतना पिट चुके हो फिर भी दिखावा कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हकीकत क्या है। 10 साल पहले तुम्हें उस कुतिया के साथ मर जाना चाहिए था जिसने तुम्हें जन्म दिया था। अगर तुम्हारे अंदर रॉयल ब्लड नहीं होता तो फादर तुम्हें आज तक चीनी भी नहीं देते। तभी रेरेंस अपने खून को उसके ऊपर थूक देता है। बुरी कहता तू बहुत घिनौना है, क्या तुझे अपनी रॉयल पोजीशन की परवाह नहीं है? रेरेंस कहता है कौन सी रॉयल पोजीशन, मेरी नजर में तुम सभी कूड़े हो। तभी बुनो एक शॉट बनाते हुए कहता है तूने बहुत ज्यादा कर दिया, ऐसा लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। रेरेंस कहता है दोपहर ट्राई करो और किंग को मार दो। और बुश उस पर अटैक कर देता है मैं तुझे नहीं मारूंगा बल्कि मैं तेरा दूसरा हाथ भी काट दूंगा, देखते हैं इसके बाद तेरा एटीट्यूड बदलता है या फिर नहीं। लेकिन इससे पहले वो उस पर अटैक कर पाता है, रेड उनके बीच में आके उसके अटैक को रोक लेता है। बॉस कहता है रेड तू हर जगह क्यों आ जाता है, क्या तू पागल हो गया? तू किसी की मदद कर सकता है लेकिन तू इसकी मदद क्यों कर रहा है जिसने तुझे मारने की कोशिश की थी? रेड कहता बात बस इतनी सी है कि मैं तुम्हें दूसरों को परेशान करते हुए नहीं देख सकता। तभी बुरी कहता है तुम लोग कितने घिनौने हो, तू ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है जैसे तू कोई सेंट हो। बॉस कहता भाई देखो ऐसा लगता है जैसे कचरे का ढेर लग गया हो। रेड कहता कचरा, तुम में से एक को मैंने पीटा था और वो लगभग मर गया था और तुम में से एक का हाथ मेरी वाइफ ने काट दिया था, तो अब मुझे आश्चर्य है कि असली कचरा कौन है। बुरी गुस्से से कहता तो पर चलो एक बार और लड़के देख लेते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है कि मैजिक क्लास की टीचर यहाँ आ रही हैं, जो सुन के बुरी और बुस वहाँ से जाने लगते हैं। बुरी कहता है रेड जब हम अगली बार मिलेंगे तो तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रेड सोचता है आखिरकार उनसे छुटकारा मिल ही गया, सच में आखिर मैंने इस बंदे को क्यों बचाया, क्या उसकी इतनी बुरी हालत देख के मुझे उस पर दया आ गई। रेड कहता है क्या तुम ठीक हो? डेनिस कहता है अगर तुम भी मुझे मारना चाहते हो तो जल्दी आगे बढ़ो, एक बार टीचर यहाँ आ गई तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। रेड कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं उन दोनों की तरह इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। डेनिस कहता है क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग बस मुझे बेइज्जत होता हुआ देखना चाहते हो। रेड सोचता है ये बेवकूफ पहले से पूरी तरह बदल गया है लेकिन इसका एटीट्यूड बिल्कुल पहले की तरह है। खैर मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे थैंक यू कहेगा। रेड कहता है तुम्हें जो करना है वो करो लेकिन सेकंड सन होने के नाते खुद को स्ट्रॉन्ग रखो। तभी टीचर ऐसे ही वहां जाते हैं जो रेरेंस पे चिल्लाने लगती है। रेरेंस कहता है टीचर आप। टीचर कहते हैं रेड ने तुम्हारी मदद की है फिर भी तुम उससे इस तरह बर्ताव कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है किसने तुम्हारी मदद की है? मुझे पता है तुम अभी भी निराश हो लेकिन क्या तुम पहले रेड को नहीं मानना चाहते थे? आखिर तुम्हारा एटीट्यूड इस तरह का कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम हार चुके हो तो बेहतर होगा तुम इसे स्वीकार करो, तुम्हारा इस तरह से रहना तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, बेहतर होगा तुम रेड को धन्यवाद दो। रेड कहता टीचर इसकी जरूरत नहीं है, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पेरेंट्स कहता टीचर आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा असली मैच जिंदगी और मौत का मैच था और ये नियम तो मैं नहीं बनाया था, इसीलिए मुझे कोई भी नाराजगी रखने का हक नहीं है। मैं बहुत छोटी सोच वाला हूँ और बहुत कमजोर हूँ। और वो रेड को थैंक यू कह के रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी टीचर ऐसे कहते हैं रेड, और रेड सोचने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो मुझे रेरेंस को इस तरह बनाने का दोषी ठहराने वाली हैं? टीचर ऐसी कहती है सर मुझे माफी
मांगनी चाहिए, मेरे लाड़ प्यार के कारण ही वो इस तरह हो गया। रेड कहता है टीचर आपने तो बहुत कुछ कह दिया, मुझे नहीं लगता आपकी कोई गलती है। एक सेकंड, पर क्या प्रिंसिपल उसे दोबारा नॉर्मल नहीं कर सके? टीचर ऐसे कहते हैं टीचर कोई गॉड नहीं है, उन्होंने उसे ठीक करने के लिए उम्मीद से बहुत ज्यादा कर दिया। इसके अलावा ये रेरेंस का टेस्ट है, बिना किसी रुकावट के वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तभी टीचर ऐसी गुस्सा हो जाती है, तो फिर ठीक है, पहले तो मैं तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मेरी डॉल्स बनाई, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। रेड कहता मुझे मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे आंखें बंद कर लेनी चाहिए? आपका आपका थैंक यू टीचर। टीचर ऐसी कहती है लेकिन तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा मेरी और डोना की डॉल्स में कौन सबसे ज्यादा बिक रही है। रेड कहता हाँ हाँ मैं समझ गया। टीचर ऐसी कहती है अच्छी बात है, पर याद रखो तुम्हें डोना की डॉल्स देखने में बहुत गंदी बनानी है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ रेड और इजाबेल छिप के कहीं जा रहे होते हैं। तभी उन्हें गार्ड्स की कुछ आवाज सुनाई देती है, जिन्हें देख के वो लोग छिप जाते हैं। वो गार्ड बात कर रहे होते हैं, हमें मानवा सागा को सब्सक्राइब करना चाहिए। दूसरा गार्ड कहता है लेकिन वो है बहुत ज्यादा करता है। जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं। रेड कहता है वो लोग चले गए, चलो आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ टीचर मार्टिन, एली और मोडो उनका इंतजार कर रहे होते हैं। टीचर मार्टिन कहते हैं रेड सभी लोग यहाँ हैं, चलो चलते हैं। रेड कहते हैं टीचर जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मुझे एक भरोसेमंद पार्टी भी मिली है। मोडो कहते हैं एक पार्टी मेंबर तुमसे और एली से बेहतर, आखिर वो कौन है? रेड कहता है गैस करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ आ गया है। तभी ऊपर से एक बंदा आता है जो कि सेफ क्लास का 9 होता है। 9 कहता है रेड देर से आने के लिए माफ करना, पजल की कटाई में कुछ ज्यादा ही समय लग गया। एली उसे देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, एक पार्टी मेंबर ये तो बहुत बढ़िया है। टीचर मार्टिन कहते तुम तो सेफ क्लास के स्टूडेंट 9 हो, ये जर्नी काफी खतरनाक होने वाली है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हमारे साथ आना चाहते हो? तभी रेड कहता है असल में टीचर मोमू नहीं मुझे उसे ले जाने के लिए कहा था। 9 कहता टीचर ने कहा एकेडमी बहुत छोटी है, वे चाहते कि मैं बाहर की बड़ी दुनिया को देखूं। टीचर को आपको परेशान करने के लिए खेद है। टीचर मार्टिन कहते इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारी मदद करने के लिए आए, इसके लिए असल में मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। नहीं कहते टीचर मार्टिन मुझे ये मौका देने के लिए आपका धन्यवाद, हालांकि तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी, अगर तुम्हें कुछ होता है तो मुझे नहीं पता मैं टीचर लाओ मोमू को क्या कहूंगा। तभी एली कहता टीचर मार्टिन चिंता न करें, इसकी मसल्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं, जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हें चैलेंज जरूर करूंगा। नहीं कहता नहीं मैं नहीं चाहता। तभी रेड कहता चलो इसे बंद करें, जाने का समय आ गया। तभी उन्हें आवाज आती है रेड तुम्हारे पास सच में बहुत हिम्मत है। रेड कहता ये आवाज ये तो सोफी सास की है। सोफी सास कहता है तुमने रॉयल हाइनेस के ऑर्डर को ना मानने की हिम्मत की, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं किंग की तरफ से तुम्हारा सिर काटने में डरता हूँ सिर्फ इसलिए कि हम एक दूसरे को जानते हैं? वहाँ पे सोफी सास के साथ और भी लोग होते हैं। रेड हैरान होते कहता है सोफी सास, फैली, टीचर फ्यूना, मेल, यहाँ तक कि मैजिक क्लास की आयशा भी यहाँ है। तभी वहाँ टीचर ऐसी और टीचर डोना भी आ जाती है। टीचर ऐसे कहते हैं मैं ही वो इंसान हूँ जो कि इन्हें लेके आई हूँ। टीचर मार्टिन हैरान होते कहते हैं रेड क्या तुमने इन सभी को इनवाइट किया है? रेड कहता मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है, अगर वो हमें पकड़ने भी आया है तो आखिर इतने सारे लोग क्यों आए हैं? तभी उसके सिर पे एक खटाके लगता है जो कि सोफी सास ने किया होता है। सोफी सास कहता है मैं था जिसने सभी टीचर्स को हेल्प के लिए कहा था, अगर हम डॉग किंगडम हेल्प करने के लिए जा रहे हैं तो टीचर फ्योना जैसे कमाल के इंसान को ले जाना काफी अच्छा आइडिया होगा। टीचर फ्योना कहती है आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। रेड हैरान होते कहता सोफी सास तुम्हारा क्या मतलब है कि हम डॉग किंगडम की मदद करने जा रहे हैं? क्या क्या तुम हमें यहाँ पकड़ने नहीं आए? क्या तुम जो भी कर रहे हो क्या वो किंग के ऑर्डर के खिलाफ नहीं है? यहाँ तक कि तुमने इसमें इतने सारे टीचर्स को भी इन्वॉल्व कर लिया। सोफी सास कहता है मैं शुरू से इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन आज जब मैं दोपहर को रॉयल हाइनेस के साथ गार्डन में था। सोफी सास कहता है रॉयल हाइनेस वो मैं। तभी किंग कहते हैं ऐसा लगता है तुम युद्ध को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो। सोफी सास कहता है नहीं मैं रॉयल हाइनेस के मूड को खराब करने या उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। किंग कहते हैं हम अभी दरबार में नहीं है, आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, असल में इस मामले के कारण ही मैंने आपको यहाँ बुलाया था। रेड कहता तो क्या रॉयल हाइनेस आपको गुप्त रूप से मदद करने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन यदि आप वहाँ चले गए तो क्या आप रॉयल हाइनेस को रीजेंट के पास नहीं छोड़ देंगे? सोफी सास कहता है चिंता मत करो, मैंने इसकी व्यवस्था कर दी है, जब मैं आसपास नहीं रहूंगा तब टीचर डोना और टीचर यासु रॉयल हाइनेस की रक्षा करेंगे। यहाँ टीचर डोना अपने ही काम में लगी होती है, हाँ जैसा सोफी सास ने कहा मैं वैसा ही करूंगी। तभी रेड कहता है टीचर डोना यदि आप नहीं जा रही तो आप यहाँ क्यों हैं? तभी वो एक लॉकेट जैसा कुछ निकाल के इजाबेल को देती है। इजाबेल कहती है तो सप्रेशन सील है, क्या ये मेरे लिए है? टीचर डोना कहती है तुमने सही कहा, ये काफी अच्छी चीज है, उस समय तुम अपनी बॉडी फोर्स पर अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई थी, इसलिए मुझे तुम्हें बेहोश करना पड़ा था, लेकिन ये सील तुम्हारी डार्क बॉडी फोर्स को अच्छे से कंट्रोल करने में तुम्हारी मदद करेगी, इसे बांध के रखना और जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी तभी तुम्हारी काम आएगी। इजाबेल कहती है इसके लिए आपका धन्यवाद टीचर। तभी टीचर ऐसे कहते हैं रेड में तुम लोगों के साथ नहीं आ सकते, लेकिन आयशा, फैली, जनरल तुम्हारी मदद करके बहुत खुश होंगे। रेड कहता है कोई बात नहीं, अगर हमारे साथ पावरफुल मेज हो तो ये काफी अमेजिंग होगा। तभी टीचर ऐसी टीचर मार्टिन का हाथ पकड़ते हुए कहती है मार्टिन अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। टीचर मार्टिन कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं जरूर वापस आऊंगा। जो सुन के टीचर ऐसी काफी खुश होती है, मार्टिन आखिरकार तुम्हें मेरी फीलिंग्स का एहसास हो ही गया। टीचर मार्टिन कहते हैं बिल्कुल, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं हमेशा हमारी दोस्ती को बनाए रखूंगा। जो सुन के टीचर ऐसी का पूरा मूड खराब हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ मेली और एली का अलग ही चल रहा होता है। मेली कहती है एली मुझे यकीन नहीं हो रहा हम एक साथ जर्नी करने वाले हैं। एली कहता है तुम यहाँ क्यों हो? हम फाइट करने जा रहे हैं, तुम्हारी फाइटिंग स्किल काफी खराब है। यहाँ उन्हें देख के मोडो रो रहा होता आखिर मुझे ठंडी क्यों लग रही है। रेड कहता मोडो अपने आप को संभालो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। जिसके बाद वो एक हेलीकॉप्टर बनाता और सभी लोग उसमें जाने लगते हैं। टीचर मार्टिन कहते हैं रेड तुमने जो भी बनाया है मुझे तुम पे बहुत गर्व है। यह रेड टीचर ऐसी को एक लेटर देते हुए कहता है टीचर ऐसी लेटर लीजिए और मेरे तीनों ब्रदर्स को ढूंढिए, हम लॉरेंस की मदद करने का जरूर कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। टीचर ऐसे कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतने दयालु हो, काश लॉरेंस भी ऐसा ही होता। रेड कहता असल
जनरल मैं नहीं चाहता कि एम्पायर एक पावरफुल मेज को खो दे और आपका चेहरा दुखी हो जाए। टीचर ऐसे कहते हैं हाँ अब मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। टीचर डोना कहते हैं सोबी सास मुझे उसकी याद आने लगी है। जिसके बाद वो लोग एम्पायर के अंदर जाने लगते हैं। तभी टीचर डोना कुछ नोटिस करती है और हम देखते हैं एक बड़ा सा ईगल उनका पीछा कर रहा होता है जिसमें रीजेंट की बेटी पैनी होती है। टीचर डोना कहती है तो वो है। जिसके बाद हम उन सभी को देखते हैं। एली चिल्ला के कह रहा है सोबी सास आपका गला वहाँ वहाँ कुछ है। टीचर मार्टिन कहते हैं एली क्या हुआ। सोबी सास कहता है एली रिलैक्स करो तुम दूसरों को डरा रहे हो। मैं कुछ हेल्प लाया हूँ तुम बाहर आ सकती हो। और उसकी कॉलर से कुछ निकलने लगता है जो कि उसकी सर्वेंट एलिना होती है जो कि काफी छोटे साइज की होती है। तभी अपनी साइज को बड़ा करते हुए कहती है आप सोई से मिलकर काफी अच्छा लगा। मैं लॉर्ड सोबी सास की लॉयल सर्वेंट एलिना हूँ। आप किसी भी तरह की मदद के लिए मुझ पर निर्भर हो सकते हैं। यहाँ उसे देख के फेलियर मोडोस के दीवाने हो जाते हैं। एली कहता है ये सब क्या है मुझे लगा मैं ही अकेला मसल मैन हूँ। सोबी सास कहता है असल में एलिना का मैजिक हमारी बहुत मदद करेगा। जब हम डॉग किंगडम की मदद करेंगे तो हमें जल्दबाजी में जाके डीमन टाइप से फाइट नहीं करनी चाहिए। इसकी बजाय हमें छिप के उनकी मदद करनी चाहिए। एलिना के पास स्पेशल मैजिक है वो किसी भी चीज को छोटा या बड़ा कर सकती है बस उसे छू के उसके साथ इंटरेक्ट करके। साथ ही एलिना खुद को भी छोटा या बड़ा कर सकती है। ये पावर हमें चुपके से जांच पड़ताल करने में बहुत मदद करेगी। अभी मेली कहती है आखिर एलिना को हमारे साथ आने के लिए छिपने की क्या जरूरत थी। टीचर फियोना कहती है मेली तुम अभी वुमेन्स को अच्छी तरह से नहीं समझती। इसका बहुत सिंपल रीजन अगर डोना को पता चलता है कि सोफी सास अपने साथ किसी फीमेल को हेल्प करने के लिए लाया है तो वो भी जरूर हमारे साथ आने की जिद करती। तभी रेड कहता है मैप सिस्टम में लोड हो गया हम जल्दी वहाँ पहुंच जाएंगे। जिसके बाद हम एक माउंटेन रेंज में टॉप टाइप के कुछ लोगों को देखते हैं जिनके साथ उनका प्रिंस मार्विन बार्टे भी होता है जो कि किसी से बच के भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी उनका रास्ता खत्म हो जाता है। यहाँ तो चट्टान है हम आगे नहीं बढ़ सकते। मार्विन कहता है चिंता मत करो पीछे हो जाओ और वो अपने हैमर के यूज करके अपनी फॉर्जिंग स्किल का यूज करता है और वहाँ पे एक ब्रिज बना देता है जिससे सभी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। मार्विन का एक साथी उसे चलने के लिए कहता है लेकिन वो पीछे रह जाता है और वो लोग ब्रिज पार कर जाते हैं। उसका साथी कहता है माय लॉर्ड जल्दी कीजिए हमें यहाँ से निकलना होगा। मार्विन कहता है ताबू जब आप वापस जाए तब मेरे फादर किंग से कहना मैं बार्टे मैंने अपने चेहरे को हार का मुंह नहीं दिखाया और वो उस ब्रिज को तोड़ देता है। उसके साथी उसे वापस आने के लिए कहते हैं लेकिन वो उल्टा सामने की तरफ जाने लगता है। मार्विन कहता है यदि कोई उन्हें नहीं रोकेगा तो वो दोबारा आ जाएंगे तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए ये मेरा ऑर्डर है। और वो सीधा जंगल के अंदर चला जाता है। अताबू कहता है मैं आकर रॉयल हाइट्स को इसके बारे में कैसे रिपोर्ट करूंगा। उसके साथ का बंदा कहता है जनरल हमें जल्दी से उनकी हेल्प के लिए सोल्जर लाने होंगे। अताबू कहता है मैं सिचुएशन समझ रहा हूँ योर मैजेस्टी सेफ रहिएगा हम जल्दी लौटेंगे। जिसके बाद हम रेड के हेलीकॉप्टर को देखते हैं। टीचर मार्टिन कहते हैं पुरानी यादें वापस आ गई। मोटो कहता है टीचर उस माउंटेन रेंज को देखिए। टीचर मार्टिन कहते हैं मेरे दोस्तों में जल्दी आ रहा हूँ। एली कहता है डॉप एम्पायर में भी माउंटेन है ये तो एली माउंटेन की तरह है। टीचर मार्टिन कहते हैं ये काफी अच्छा होगा यदि वे एयर माउंटेन में भी ऐसे ही हो। सोफी सास कहता है माउंटेन के बाद डॉप किंगडम फ्लैट सरफेस पे फैला हुआ है पर अजीब बात है कि उन्होंने माउंटेन में फोर्ट बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। अगर वो ऐसा करते तो दुश्मनों से बचना काफी आसान हो जाता। टीचर मार्टिन कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया क्योंकि डीमन टाइप के खिलाफ फ्लैट सरफेस पर फाइट करना डॉर्फ के लिए बहुत मुश्किल और नुकसानदायक हो सकता है। तभी रेड कहता है टीचर चिंता मत कीजिए फ्लैट सर्विस हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। फ्लैट सर्विस हमें और भी फोर्ज करने में हेल्प करेगी। हमारे पास 3 फॉर्जिंग मास्टर और टॉप ट्राइब अभी इसमें शामिल नहीं है। तभी आयशा कहती है रेड तुम कॉकपिट से बाहर क्यों आ गए। फेली कहता हाँ क्या तुम्हें इस बड़ी बर्ड को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। डेड कहता है ये मेरी ऑटो पायलट इन्वेंशन है मुझे इसमें केवल डायरेक्शन डालने की जरूरत है जिसके बाद हम वहाँ खुद से ही पहुंच जाएंगे। क्या ये कमाल का नहीं है। तभी उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है जिससे पूरा प्लेन हिल जाता है। टीचर फियोना कहते हैं स्टूडेंट रेड मुझे लगता है तुम्हें सभी की सेफ्टी के लिए इसे खुद से ही कंट्रोल करना चाहिए। डेड कहता है क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑटो पायलट अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। इजाबेल कहते नहीं हम पर हमला हो रहा है। सोबी सास कहता तुमने सही कहा मैं महसूस कर सकता हूँ कुछ आसपास है। तभी उन पर दोबारा अटैक होता है। जनरल कहते हैं तो डीमन ट्राइब है। जिसके बाद हम बाहर डीमन सोल्जर को देखते हैं जो कि फ्लोटिंग स्टिंग रे की मदद से उड़ रहे होते हैं। एक सोल्जर कहते हैं जायंट आयरन बर्ड तो बहुत ज्यादा मोटी है। दूसरा सोल्जर कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है हमें जल्दी से उसे नीचे गिराना होगा। सभी लोग हमला करो वो लोग उनके प्लेन पर हमला करने लगते हैं जो देख के मुड़ो डर जाता अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे। एली कहते हैं तो डीमन सोल्जर है वो हम पे हमला करने वाले हैं। तभी उनके प्लेन से गन निकल कर डीमन सोल्जर्स पे ही अटैक कर देती है जिससे कई सोल्जर वहीं पे गिरने लगते हैं। एक सोल्जर कहता है क्या वो डॉप टाइप की फायरिंग करने वाली मशीन है और वो लोग उनके अटैक से बचने के लिए मैजिक इस्तेमाल करने लगते हैं जिससे उनकी स्टिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन तभी वो गन के सामने नहीं दिख पाती और डिस्ट्रॉय होने लगती है। सोल्जर कहते हैं यहाँ तक कि प्रोटेक्शन स्पेल भी इसे नहीं रोक पा रहा हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा और वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। एली कहता है रेड की क्रिएशन तो सच में बहुत पावरफुल है। मोडो कहता है बिल्कुल आखिरकार वो हमारी क्लास का नेशनल फॉर्जिंग चैंपियन है। टीचर फियोना कहती है ऐसा लगता है इस जगह पे डीमन टाइप ने कब्जा कर लिया है। यहाँ दूसरी तरफ रेड इजाबेल से कुछ बात कर रहा था। इजाबेल कहती है बेवकूफ अगर हम इनका कुछ नहीं करेंगे तो हम पर दोबारा हमला होगा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। रेड हंसते हुए कहता है ठीक है। इजाबेल कहते हैं अभी इतने खुश मत हो अगर वो एयरपोर्ट है तो आसपास और भी डीमन जरूर होंगे। तभी सोफी सास कहता है सभी लोग तैयार हो जाए एक बहुत बड़ी वेव आने वाली है। यहाँ बाहर रेड की गन्स को वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सोफी सास कहता है रेड जल्दी करो दरवाजा खोलो। रेड कहता है क्या दरवाजा क्या मैंने सही सुना हम काफी ऊपर हैं। सोफी सास कहता है शांत रहो मेरी चिंता मत करो मैं पहले जाता हूँ और वो सभी लोगों को फाइट के लिए तैयार होने के लिए कहता है। यहाँ बाहर डीमंस की एक बहुत बड़ी एयरफोर्स भी आ गई होती है जिसे की डीमन आर्मी का 12th रैंक का बंदा और साथ ही एयरफोर्स का लीडर जनरल पपाटे लीड कर रहा होता है। तभी
सोफी सास भी कार्गो डोर से बाहर आ जाता है। पपाटे कहता है क्या मैं सही देख रहा हूँ, ये तो फेमस वाइट ड्रैगन टीम का लीडर सोफी सास है। अगर तुम ह्यूमन ट्राइब में नहीं हो तो तुम डॉप एम्पायर की बॉर्डर पे क्या कर रहे हो। सोफी सास कहते हैं ये तो डीमन ट्राइब का एयर प्लेयर जनरल पपाटे है। काफी लंबा समय हो गया है ना, मैं डॉप ट्राइब के किंग के साथ ट्रेड पर चर्चा करने के लिए रॉयल हाइनेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। समझौते में कुछ बदलाव है। मैं डॉप ट्राइब और डीमन ट्राइब के बीच के वॉर के बारे में जानता हूँ, लेकिन प्लीज कोई गलतफहमी में मत रहो और हम पे अटैक मत करो जनरल पपाटे। पपाटे कहता है दो जनरल्स के बीच लड़ाई नहीं होगी। इसके अलावा ह्यूमन ट्राइब और डीमन ट्राइब एक दूसरे के एलाय हैं। मैं तुम लोगों को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन क्वीन लिलियन चाहती है कि हम 3 दिन में डॉप ट्राइब को खत्म कर दें, और जब डॉप ट्राइब नहीं रहेगी तब तुम हमारे साथ ट्रेड करोगे। बेहतर होगा अब तुम आगे ना बढ़ो। बेहतर होगा तुम मेरे सोल्जर्स को अपने आदमियों को ले जाने दो और अपने देश वापस लौट जाओ। जो सुन के उसके सोल्जर हंसने लगते हैं। इजाबेल कहती है ये आदमी बहुत घमंडी है। सोफी सास कहते हैं यदि ये सच भी है तो भी डीमन ट्राइब के साथ जो भी होता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे रॉयल हाइनेस के ऑर्डर का पालन करना होगा। पपाटे कहता है ये मुश्किल होने वाला है, लेकिन मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा। तुम लोग मेरे काम में रुकावट डाल रहे हो। ऐसा लगता है दो जनरल्स को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने तुम्हारे खतरनाक रूमर सुने हैं कि डीमन ट्राइब और ह्यूमन ट्राइब की लड़ाई के बीच में सोफी सास नामक इंसान ने हमारे टॉप 3 डीमन प्लस को खत्म कर दिया था। सोफी सास कहता है लोग वॉर में हीरो बनना पसंद करते हैं, जिससे वो केवल दूसरों की नजरों में अच्छा दिख सके, लेकिन अगर तुम इससे परेशान हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि मैं तुमसे आखिरी तक फाइट करूंगा। पपाटे कहता मुझे इससे ज्यादा खुशी होगी। स्टिंग किंग चलो आगे बढ़ो, और वो सोफी सास की तरफ चार्ज कर देता है। सोफी सास कहता है रेड सभी लोगों को यहाँ से बाहर ले जाओ, और वो भी जनरल पपाटे की तरफ चार्ज कर देता है। जो देख के रेड एक्साइटेड हो जाता है। ये तो मून वॉक है। यहाँ वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं, जिनकी इम्पैक्ट से उनका प्लेन भी हिलने लगता है। रेड कहता है सभी लोग शांति रखो, हम यहाँ से निकल रहे हैं, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन डीमन सोल्जर उन्हें देख लेते हैं। एक सोल्जर कहता है उनका पीछा करो, उन्हें भागने मत दो। दूसरा सोल्जर कहता है क्या तुम भूल गए उनकी फायर पावर सच में बहुत पावरफुल है। यहाँ पपाटे और सोफी सास फाइट कर रहे होते हैं। पपाटे हंसते हुए कहता है सोफी सास क्या तुम इतना ही कर सकते हो, और उस पर अटैक कर देता है। मैं उन पिलर से बिल्कुल अलग हूँ जिनसे तुम पहले मिले हो, लेकिन सोफी सास अपनी एयर शॉट स्किल का यूज करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देख के पपाटी भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके टेंटिकल में कट लग गए होते हैं। पपाटी सोचता है वो मेरे अटैक को रोक सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि डीमन आर्मी वॉर में उसका सामना नहीं करना चाहती। तभी सोफी सास देखता है सभी डीमंस उनके प्लेन का पीछा कर रहे होते हैं। जो देख के पपाटी उस पर अटैक कर देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो एयर पिलर से नजर हटाने की। यहाँ सोल्जर कह रहे होते हैं चिंता मत करो, आगे बढ़ो, हमारे पास ज्यादा लोग हैं। चलो देखते हैं वो क्या करेंगे जब हम सभी एक साथ अटैक करेंगे, और वो सभी मिलकर उनके प्लेन पर अटैक कर देते हैं। रेड कहता है प्लेन को काफी डैमेज हुआ, इस तरह हम क्रैश हो जाएंगे। इजाबेल कहती क्या तुम चाहते हो मैं उन्हें संभालूं। रेड कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कुछ प्लान बना रखे हैं, और वो प्लेन से बहुत सारे रॉकेट निकाल के डीमन टाइप पर अटैक कर देता है, जिससे उन्हें भी झटके लगने लगते हैं। रेड कहता है सभी लोग ध्यान से। मोडो कहता है रेड प्लेन को भी अंदर से डैमेज हुआ है, अब हम क्या करेंगे। यहाँ रेड भी बहुत बुरी तरह सेक कर रहा होता है, लेकिन इजाबेल उसे पकड़ लेती है। रेड कहता है चूंकि प्लेन को काफी हैवी डैमेज हुआ है, हम इस तरह और नहीं उड़ सकते, हमें उतरना होगा। रेड कहता है सभी लोग ध्यान दो, हम लैंड करने वाले हैं, किसी चीज को पकड़ लो। तभी उन पर और डीमन सोल्जर अटैक करने लगते हैं। मोडो कहता है अभी भी हमारे पीछे बहुत सारे सोल्जर हैं, हमारी संख्या बहुत ज्यादा कम है, अब हम क्या करेंगे। यहाँ दूसरी तरफ पपाटी सोफी सास पर अटैक कर रहा होता है। तुम कहाँ देख रहे हो, मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ, चलो हम अपनी फुल पावर के साथ लड़े हैं। और वो सोफी सास पर अटैक करने लगता है, जिन्हें सोफी सास टॉर्च कर लेता है। सोफी सास सोचता है मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे जल्दी जाके रेड की मदद करनी होगी, और वो अपनी बिंड और स्किल का यूज करके एक एयर नाइट बना लेता है, जो कि पपाटे के अटैक को रोक के उल्टा उसी पर अटैक कर देता है, जिससे पपाटे दूर चला जाता है। पर सोफी सास उस पर दोबारा अटैक कर देता है, जिसके अटैक को रोकने में पपाटे की हालत खराब होने लगती है, और सोफी सास मौका देख के रेड की मदद करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। पपाटे कहता भागो मत, हमारी फाइट अभी खत्म नहीं हुई। तभी नाइट के अटैक से उसका टेंटिकल कटने लगता है, और वो 2 हिस्सों में कट जाता है। यहाँ दूसरी तरफ डीमन सोल्जर उनके पास पहुंच गए होते हैं। डीमन सोल्जर कहते हैं ऐसा लगता है वो कुछ नहीं कर सकते, जल्दी करो उन्हें पकड़ लो, और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी सही समय पर सोफी सास आ जाता है और उन्हें खत्म करने लगता है। सोल्जर कहते हैं तो वाइट ड्रैगन टीम का लीडर सोफी सास है, हमारी जनरल कहाँ है। तभी सोफी सास उन्हें भी खत्म कर देता है। नहीं कहता मैंने पहले कभी सोफी सास को फाइट करते हुए नहीं देखा, वो तो सच में काफी पावरफुल है। एलिना और मोडो भी देख के काफी खुश होते हैं। यहाँ सोफी सास एक एक करके उन सभी को खत्म कर रहा होता है। एक सोल्जर कहता है मैं स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसका सामना कर सके, हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ सोफी सास उन्हें बचाने के लिए प्लेन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके पास पपाटे आ जाता है। तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अभी तक हमने अच्छी तरह से नहीं खेला। पपाटे कहता है सोफी सास ऐसा लगता है तुम्हें हराने के लिए मुझे अपना सब कुछ देना होगा। क्या तुमने सोचा कि मैं सिर्फ इसीलिए एयर पिलर हूँ क्योंकि मैं उन उड़ने वाले मॉन्स्टर्स की सवारी कर सकता हूँ। बात बस इतनी सी है कि मैं चलने के लिए बहुत आलसी हूँ, लेकिन अगर स्पीड का कंपैरिजन किया जाए तो मैं जनरल पपाटे सबसे ज्यादा फास्ट हूँ। सोफी सास कहता है लास्ट वार्निंग, पीछे हट जाओ। पपाटे कहता है ऐसा लगता है तुम्हें उनकी चिंता है, तुम हमारी फाइट पे ध्यान नहीं दे पा रहे। पपाटे कहता है चलो पहले ध्यान भटकाने वाली चीज को खत्म कर दें, और वो उनकी सिर पे अटैक करने लगता है, जैसे इजाबेल भी सेंस कर लेती है। इजाबेल कहती सभी लोग ध्यान से, और तभी पपाटे का अटैक उनके प्लेन को चीर देता है। पपाटे हंसते हुए कहता अब यहाँ केवल हम दोनों हैं। तभी सोफी सास उसकी तरफ चार्ज कर देता है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, लेकिन पपाटे अपने टेंटिकल को बीच में लाके उसके अटैक को रोक लेता है। पपाटे कहता तुम गुस्से में हो, ऐसा लगता है उन्हें मारना बिल्कुल सही था। यहाँ प्लेन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन एली सही समय पर आके मेली को पकड़ लेता है। एली कहता है क्या तुम ठीक हो, और मेली हाँ कहती है।
मेली कहती है एलिया कि तुम हवा में कैसे उड़ रहे हो। एली कहता है सूपी सास और रेड ने एक नया गैजेट बनाया है जो कि मेरी एबिलिटी के साथ बहुत अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन तभी वो अनबैलेंस होने लगता है। एली कहता है ऐसा लगता है मैं इसे अभी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और वो दोनों एक साथ नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन तभी कोई उन्हें बचा लेता है जो कि आयशा और टीचर फ्यूना होती है। मेली कहता तुम ठीक हो। एली कहता है कि टीचर फ्यूना का समन किया गया बीस्ट है, ये तो काफी कूल है। और हम देखते हैं वो लोग एक बहुत बड़े से आउल में बैठे होते हैं जिसके बाद हम नई नई को देखते हैं जो कि नीचे गिर रहा होता है, लेकिन वो एक डो का इस्तेमाल करके पैरासूट बना लेता है और बच जाता है। तभी उसे मोडो दिखता है जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, और वो डो से रेमन बना के उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। जिसके बाद हम जनरल और फैली को देखते हैं जहाँ जनरल ने फैली को पकड़ा होता है। फैली कहता है जनरल तुमने मुझे इस तरह क्यों पकड़ा है? कैट को तो ऊंचाई से गिरने के बाद भी कुछ नहीं होता ना, मुझे बचाओ। जनरल कहता मुझे हाइट से फोबिया है। तभी टीचर फ्यूना का बीस्ट आके उन्हें पकड़ लेता है और टीचर फ्यूना उन्हें हिलने से मना करती है, लेकिन तभी इतने सारे वजन से बीस्ट की हालत खराब होने लगती है और उसे उड़ने में प्रॉब्लम होने लगती है। और तभी एक डीमन सोल्जर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी सही समय पर टीचर मार्टिन आके उसे खत्म कर देते हैं। टीचर मार्टिन कहते क्या सभी लोग ठीक हैं? ध्यान से, यहाँ बहुत सारे डीमन सोल्जर हैं। रेड और यूबई कहाँ हैं? और उन्हें याद आता है रेड का बैग तो उनके पास है और उसके पास केवल नॉर्मल क्रिस्टल पेन है। जिसके बाद हम रेड को देखते हैं जो कि गिर रहा होता है। मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी उसके सामने एक डीमन स्टिंगरे आ जाती है जो कि उस पर अटैक कर देती है, जो देख के रेड के पसीने छूट जाते हैं कि अब उसका मरना तय है। लेकिन तभी वो टेंटिकल उसे मारने की वजह पकड़ लेते हैं और हम देखते हैं इजाबेल होती है जिसने शिप को कब्जे में लेकर रेड को बचा लिया होता है। इजाबेल कहती है क्या तुम ठीक हो? रेड कहता हाँ मैं ठीक हूँ, मदद के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तभी डीमन सोल्जर उन पर अटैक कर देता है। मेरी बारी है, ह्यूमन ट्रैप खत्म हो जाओ। लेकिन क्वीन ऑफ थोन्स उसे ही खत्म कर देती है। क्वीन कहती है मास्टर इसके लिए मुझे माफ करना, मेरे पास। इजाबेल कहती है कोई बात नहीं और कोई रास्ता नहीं था। रेड कहता है योवे टीचर मार्टिन और बाकी लोग कैसे हैं? उन सभी की चिंता मत करो, वो सभी सेफली लैंड करने वाले हैं, हमें नीचे उतरने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी सोल्जर के मरने से स्टिंगरे का कनेक्शन सोल्जर से खत्म हो जाता है और वो दोबारा अपने सेंस में वापस आके आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। रेड कहता आखिर ये सब क्या होने लगा? इजाबेल कहती है बीस्ट का कोई रेडर नहीं है इसलिए वो अपने सेंस में आ गई। यहाँ टीचर मार्टिन भी उन्हें ढूंढ लेते हैं, ऐसा लगता है वो लोग मुसीबत में है, मुझे उनकी मदद करनी होगी। लेकिन तभी उन पर ही अटैक हो जाता है। टीचर मार्टिन कहते हैं कोई हमारा पीछा कर रहा है, सभी लोग सावधान रहें। लेकिन तभी पीछा कर रहे डीमन को कोई पूरी तरह खत्म कर देता है, जो देख के टीचर मार्टिन हैरान हो जाते हैं ये किसने किया। और हम देखते हैं पैनी होती है। पैनी कहती है आपको सबसे पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। टीचर मार्टिन कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो रीजेंट की बेटी हो ना। पैनी कहती डीमन आर्मी आ रही है, आपको पहले सेफली लैंड कर लेना चाहिए। टीचर मार्टिन कहती ये सही है, हम उन्हें हवा में नहीं हरा सकते, ठीक है हमें पहले लैंड करना होगा। और वो लोग लैंड करने लगते हैं। यहाँ डीमन आर्मी भी उनका पीछा कर रही होती है। डीमन सोल्जर कहते हैं वो भाग रहे हैं, जल्दी उनका पीछा करो। जिसके बाद हम रेड और इजाबेल को देखते हैं जिन्होंने किसी तरह लैंड कर लिया होता है, लेकिन इससे रेड की हालत काफी खराब होती है। मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं, सब कुछ घूम रहा है, मुझे काफी चक्कर आ रहे हैं, क्या मैं तुम्हारी कंधे से टिक सकता हूँ? लेकिन इजाबेल उसे शांत कह देती है कुछ तो अजीब है, चलो दूसरे रास्ते से चलें। वहाँ एक मरा हुआ मॉन्स्टर डला होता है। रेड कहता है उस मॉन्स्टर की मौत बड़ी ही दर्दनाक होगी, ऐसा लगता है जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो। तभी इजाबेल कुछ सेंस कहती है ये भी यहाँ है और वो रेड को पकड़ के ले जाने लगती है, चलो यहाँ से चलते हैं। इजाबेल कहती है अब हमें क्या करना चाहिए? रेड कहता है ऐसा लगता है टीचर मार्टिन ने कहा था डार्क वैम्पायर हमेशा चलता रहता है, इस सीजन वो लोग साउथ वेस्ट की तरफ जा रहे होंगे, एक चलने वाली सिटी में इसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इजाबेल कहती है तो चलो साउथ वेस्ट की तरफ चला और वो लोग जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे सैंड से कुछ निकलने लगता है जो कि उन पर अटैक कर देता है, लेकिन इजाबेल उसे नोटिस कर लेती है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। तभी वो डीमन उन पर दोबारा अटैक कर देते हैं जिसे इजाबेल दोबारा रोक लेती है। इजाबेल कहती है रेड मेरे पीछे रहो। तभी वो लोग रेड पे भी अटैक कर देते हैं जिसे इजाबेल बचा लेती है। जिसके बाद वो लोग दोबारा सैंड में गायब हो जाते हैं, उनके चारों तरफ घूमने लगते हैं और दोबारा निकल के उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इजाबेल उल्टा उन्हीं पर अटैक करके उन्हें गिरा देती है, जिससे वो लोग दोबारा सैंड के अंदर चले जाते हैं। यहाँ रेड पे भी एक डीमन ने अटैक कर दिया होता है, जिससे बच के रेड भाग रहा होता है। रेड कहता है तुम लोग सच में बुरे हो, एक निहत्थे आदमी पे हमला कर रहे हो। तभी वो डीमन दोबारा सैंड के अंदर चला जाता है। रेड कहता है क्या वो चला गया? इजाबेल कहती है क्या तुम ठीक हो? रेड कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है मैं उनके अटैक करने के पैटर्न को समझ गया हूँ। वो लोग 3 एरो फायर करके दोबारा सैंड के अंदर रीलोड करने के लिए चले जाते हैं और ऐसा लगता है वो सैंड के अंदर सांस भी नहीं ले सकते, तो वो दोबारा आएंगे, यो भी मुझे कवर करो। और वो कुछ पहुंच करने लगते हैं। इजाबेल कहती है आखिर तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास केवल एक नॉर्मल स्टोन वाला पेन है। रेड कहते हैं समझाना कठिन है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। इजाबेल कहती है ठीक है जल्दी करो, इससे पहले और लोग आ जाएं। तभी वो डीमन दोबारा सैंड से निकल के उन पर हमला कर देते हैं, जिनकी सभी अटैक को इजाबेल केवल एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देती है। डीमन कहते हैं ह्यूमन टाइप के पास स्ट्रॉन्ग लड़की है, लेकिन वो आदमी बहुत कमजोर है। दूसरा डीमन कहता है बिल्कुल सही, चलो पहले कमजोर चिकन को खत्म करते हैं। जो सुन के रेड को गुस्सा आने लगता है, कमजोर कमजोर चिकन से इनका क्या मतलब है? तभी वो डीमन सैंड के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ रेड का काम भी पूरा हो जाता है, जिससे वो डीमन सैंड के अंदर नहीं जा पाते और इजाबेल उन्हें काफी आसानी से पेल देती है। रेड कहता है उनकी मुझे कमजोर चिकन कहने की हिम्मत कैसे हुई, यहाँ तक कि एक खरोच भी नहीं, क्या मुझे इसके लिए कोई तारीफ नहीं मिलेगी? इजाबेल कहती है मजाक का समय नहीं है, आसपास डीमन आर्मी है, इसका मतलब यहाँ पिलर भी हो सकता है, तुम्हारे पास केवल एक नॉर्मल फॉर्जिंग पेन है और मेरे अभी के हालात के साथ अगर हमें कोई पिलर मिल गया तो हमारा बचना काफी मुश्किल होगा। रेड कहता है तुम्हारा हालात से क्या मतलब है, क्या तुम उन्हें नहीं हरा सकती? इजाबेल कहती है 12 प्लेयर डीमन टाइप के वो एलाइट जनरल हैं, कंपैरिजन के लिए उनमें से हर किसी की पावर रेड इनसे बहुत ज्यादा है। भले ही मैं अपनी कुछ पावर्स पाने में कामयाब हो गई हूँ, फिर भी मेरी पावर 20% से भी कम है। इसके साथ उनमें से एक का
सामना करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं अपनी प्राइम में होती तो वो मुझे छू भी नहीं सकते। तभी वो जंगल हिलने लगते। डीमन कहते हैं ये कंपनी तो पिलर है, और वो लोग सैंड के अंदर चले जाते हैं। रेड कहता है क्या ये भूकंप है। तभी उनके नीचे से कोई ऊपर आ जाता है, लेकिन इजाबेल रेड को बचा लेती है। रेड कहता है क्या हुआ। तभी वो हैरान हो जाता है, ये भी तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। इजाबेल कहती है जैसा मैंने सोचा था, और उनके सामने होता है डीमन आर्मी का थर्ड पिलर डायमंड बालियन, जो कि बहुत तेजी से चिल्ला रहा होता है। लेकिन तभी वो कंफ्यूज हो जाता है, आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। रेड कहता आखिर क्या चल रहा है। ऐसा लगता है वो हम पे हमला नहीं करना चाहता था। इजाबेल कहती है बात करना बंद करो, इसे मुझ पर छोड़ दो, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इस बंदे की 12th पे में 3rd रैंक है। तभी उसे कुछ याद आता है, मुझे याद आया, मुझे लगा यहाँ कोई लाइफ है, यहाँ डीमंस को छोड़ के सभी को मैंने मार डाला है। तभी उसे हड्डी टूटने की आवाज आती है, और वो देखते उसने डीमन को बहुत बुरी तरह कुचल दिया होता है। ये तो मेरे आदमी है, क्या हुआ। और वो रेड की तरफ देखने लगता है। रेड कहता बकवास मत करो, जब तुम यहाँ आए तुमने उन सभी को मार डाला। बालियन कहता क्या क्या मैंने सच में ऐसा किया। रेड कहता हाँ तुमने ही किया, और वो रोने लगता है, मैंने गलती से अपने लोगों को मार डाला, मुझे यकीन है क्वीन लिलियन मुझे फिर से सजा देंगे। रेड कहता है भैया से लगता है वो ज्यादा स्मार्ट नहीं है, चलो यहाँ से जल्दी निकल चले। पर इजाबेल उसकी तरफ देख रही होती है। बालियन कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, यदि तुम लोग यहाँ नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं आता, और ना ही मेरे लोग मरते हैं। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं तुम्हें मार डालूं मैं अपने आदमियों की जान का बदला ले सकता हूँ। और वो अपने थाई की मसल्स को बढ़ा के जंप करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी इजाबेल रेड को दूर कर देती है, और बालियन भी चार्ज कर देता है, जिसके अटैक को इजाबेल अपनी शॉट से रोकने लगती है। लेकिन उसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इजाबेल पीछे जाने लगती है। बालियन कहता है क्या तुमने इसे रोक लिया। यह इजाबेल की हालत काफी खराब होने लगती है, और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मैंने पहले इसे ब्लॉक करने के लिए अपनी ज्यादातर स्ट्रेंथ का यूज कर लिया, क्या मुझे अपने डीमन ऑरा को रिलीज करना चाहिए, मुझे इसे कंट्रोल में रखना होगा। और वो अपना ऑरा रिलीज करने लगती है, लेकिन टीचर डोना की दी गई सील उसके ऑरा को ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे वो दोबारा नॉर्मल हो जाती है। बालियन कहता है तुम इधर उधर क्या देख रही हो, होल्ड बैक मत करो, यहाँ कोई भी नहीं है जो कि मुझे रोक सके। और वो उसे एक ही पंच में दूर फेंक देता है। लेकिन तभी रेड वहां जाता है, और अपनी फॉर्जिंग स्किल का यूज करके सैंड का एक हाथ बना के उसे बचा लेता है। तभी बालियन उस पर दोबारा चार्ज करने के लिए तैयार होने लगता है। रेड कहता है तुम लोहे की सिर वाले, एक लड़की को बुली करना कौन सा महान काम है, मैं ही वो हूँ जिससे तुझे फाइट करनी चाहिए, तू डरपोक। बालियन कहता है डॉर्क एम्पायर में ह्यूमन क्यों है, कोई बात नहीं मैं फिर भी तुम्हें कुचल दूंगा। और वो दोबारा इजाबेल की तरफ चार्ज कर देता है। रेड कहता है तूने मुझे अनदेखा करने की हिम्मत कैसे की। यहाँ वो तेजी से इजाबेल की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक स्लाइड आ जाती है, और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और स्लाइड से स्पीड अप होकर बहुत दूर जाके गिरता है। रेड कहता है किस्मत से सही समय पर काम हो गया, जिसके बाद वो इजाबेल के पास जाता है, ये भाई क्या तुम ठीक हो। इजाबेल सोचने लगती है क्या इसी ने सैंड स्लाइड को बनाया था, वो भी इतनी ज्यादा दूरी से। रेड कहते हैं क्या तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा है, हमें इसमें बैंडेज करना होगा। इजाबेल कहती है अभी इसके लिए समय नहीं है, जब मैंने उसका ध्यान भटकाया था तब तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं। रेड कहते लेकिन क्या वो इजाबेल कहती तुम वो वही था, वो अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तभी बालियन उसके पीछे आ जाता है, जिसे इजाबेल नोटिस कर लेती है। बालियन कहता है तुम काफी स्मार्ट हो, लेकिन मुझ पर तुम्हारी ट्रिक काम नहीं करेगी, और वो उन पर अटैक कर देता है। इजाबेल भी उसे रोकने के लिए अपनी शॉट का इस्तेमाल करने लगती है। बालियन को लगता है इससे उसका हाथ कट जाएगा, लेकिन तभी वो अटैक करता है और उन्हें दूर फेंक देता है। लेकिन रेड जैसे तैसे अपनी फॉर्जिंग का इस्तेमाल करके उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगने से बचा लेता है। लेकिन इजाबेल की हालत इससे बहुत खराब हो गई थी, और वो दोबारा खड़ी होने लगती है। इजाबेल कहती है मैं इसका ध्यान भटकाती हूँ और तुम मौका देख के यहाँ से भाग जाना। लेकिन रेड उसे रोक देता है, तुम घायल हो इसीलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। रेड कहता है तुम घायल हो तुम्हें आराम करना चाहिए, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। इजाबेल कहती है सच में क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे पास केवल एक नॉर्मल फॉर्जिंग पेन है। रेड कहता बहुत हो गया, मुझ पर भरोसा करो, मेरी बाइक को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ इजाबेल की शॉट से बालियन का हाथ थोड़ा सा घायल हो गया था। बालियन कहता है इससे मुझे सच में चोट लगी है, क्या वो शॉट मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो अपनी चोट को हील करके गुस्से में चला जाता है, जिससे उसका कलर रेड हो जाता है। यह रेड भी कुछ फौज कर रहा होता है, जो कि बहुत सारी गेट की चैन होती है। तभी बालियन उसकी तरफ चार्ज कर देता है और सभी गेट को एक एक करके तोड़ने लगता है। बालियन कहता है यहाँ कुछ भी नहीं है जैसे कि मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, अगर तुमने छोटी मोटी चाल चलने की हिम्मत की है तो जाओ और मर जाओ। और वो रेड के पास पहुंच के उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ केवल रेड का स्टैचू होता है। बालियन कहता है ये पत्थर कैसे बन गया, क्या ये मेरी नई एबिलिटी हो सकती है। तभी रेड एक सर्फबोर्ड का यूज करके वहाँ से निकल जाता है। इजाबेल कहती है क्या तुम सैंड की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। रेड कहता है मैं इसे कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसमें लगातार फॉर्जिंग कर रहा हूँ, मैं लगातार इस पर फॉर्जिंग करके इसमें मूवमेंट कर रहा हूँ, जिससे ये आगे बढ़ रही है। तभी बालियन उन्हें देख लेता है, तुम लोग अभी तक मरे नहीं, फिर से एक और घटिया चाल तेरे की। रेड सोचता उसने हमें ढूंढ लिया, स्पीड के मामले हम उससे बहुत पीछे हैं, और नॉर्मल पत्थर की दीवार बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। तभी बालियन तेजी से उनके पीछे आने लगता है। रेड कहता है ये वही टाइट पकड़ो, इससे पहले बालियन उन्हें पकड़ पाता। रेड सरबोर्ड की दिशा मोड़ देता है, जिससे वो लोग बच जाते हैं। रेड कहता हम लगभग मरने वाले थे, चलो इसका फायदा उठाएं और अलग अलग हो जाएं। इजाबेल कहती है इसका कोई फायदा नहीं है, सैंड का यूज करके आगे बढ़ना ही काफी ज्यादा स्लो है। रेड कहता है रुको मेरे पास एक आइडिया है। तभी बालियन उनको दोबारा चार्ज कर देता है, जिससे वो लोग दोबारा बच जाते हैं। रेड कहता है देखो जब वो कहीं हमला करता है तब वो अपनी दिशा नहीं बदल पाता, हमें बस इसी समय उसके रास्ते से हट जाने की जरूरत है। इजाबेल कहती है लेकिन ऐसा करने से तुम उसे और भी गुस्सा दिला दोगे, और उसके गुस्से के साथ उसकी पावर और स्पीड और भी बढ़ जाएगी। हालांकि अब हम बच सकते हैं, लेकिन जब उसकी स्पीड और भी तेज हो जाएगी तब हम भी सही समय पर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। रेड कहता है मैंने भी इसके बारे में सोचा था, लेकिन असल में हमें यही चाहिए, वो जितना ज्यादा गुस्सा होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा।
और वो अपने आइडिया के हिसाब से बार बार उससे बचने लगते हैं। तभी रेड फिर से कुछ दीवार बना देता है जिससे वो दोबारा कंफ्यूज हो जाता है। बालियान कहता है क्या तुमने ये तब बनाया जब तुम मेरे हमले से बच रहे थे, और वो दोबारा उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसे वो लोग नहीं मिलते। दत्त तरीके तुम लोग बच नहीं सकते, वापस आओ। और वो गुस्सा होने लगता है। तभी उसे एक पत्थर आके लगता है। रेड कहता है तुम एक लोहे के बुल हो, तुम आखिर किस पे चिल्ला रहे हो? क्या तुम उस आदमी को नहीं ढूंढ रहे थे जिसके पास कोई बॉडी पोस्ट नहीं है? तुम केवल बेवकूफ की तरह चीजें तोड़ना जानते हो। तुम अभी भी पिलर लेवल पे हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम केवल सुअर लेवल पे हो। बालियान कहता है तुमने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत किया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और वो 70% गुस्से में चला जाता है। तू कमजोर इंसान, तूने मुझे नीचे दिखाने की हिम्मत की। मैंने तय कर लिया है, मैं तेरे मांस की चटनी पीस दूंगा। रेड कहता है इस दूरी से मुझे काम करने के लिए सही समय मिलेगा। तभी बालियान बहुत तेजी से उसकी तरफ चार्ज कर देता है। रेड कहता है जब तुम दीवार तोड़ रहे थे मैं पहले से ही तैयार था, और वो फौज करने लगता है। मुझे इसी पल का इंतजार था। और हम देखते हैं उसने एक बहुत बड़ा स्पाइक बनाया होता है जो कि सीधा बालियान से टकराने वाला होता है। रेड कहता है जिस स्पीड पर तुम्हें बहुत ज्यादा प्राउड है वो असल में तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। और वो सीधा रेड की स्पाइक से टकरा के शांत हो जाता है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा खड़ा होकर उसे तोड़ देता है। तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो रेड की पूरी स्पाइक के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से रेड की हालत भी थोड़ी खराब हो जाती है। रेड कहता है वो अपनी स्पीड के साथ सीधे मेरे पत्थर के स्पाइक के साथ टकरा गया, और इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी फौज की गई चीजें भी उसके डिफेंस को न तोड़ पाए, केवल यूवी की यूज लिम्बर से बनी शॉट को छोड़ के? तभी बालियन उस पर अटैक कर देता है। तू परेशान करने वाली चींटी मर जा। लेकिन रेड फॉर्जिंग का इस्तेमाल करके उसके अटैक से बच जाता है। रेड कहता है मैं बिना किसी तैयारी के तुम्हारा सामना कैसे कर सकता था? और तभी बालियन के चारों तरफ लाइट ग्लो करने लगती है। रेड कहता है मैंने पहले एक्टिव करने के लिए फॉर्जिंग पॉइंट चुन लिए थे। ये सैंड एरिया, मुझे केवल उसे एक्टिव करने की जरूरत थी, और इस सैंड और स्टोन का एरिया तुरंत क्विक सैंड बन जाएगा। बालियन कहता है मैं अपनी पैर बाहर नहीं निकाल पा रहा। रेड कहता है तुम अपना वजन देखो, तुम इस सैंड में एक बच्चे की तरह नहीं घूम सकते। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो सर्फबोर्ड बना के उसको एक सैंड से निकलने लगता है। बालियन कहता है तू छोटी चींटी तू कहाँ जा रहा है? मैंने अभी तक तुझे नहीं मारा। दत्त तेरे की भागना बंद कर, क्या तूने मुझे सुना? और तभी वो क्विक सैंड उसे पूरी तरह अंदर समाने लगती है और उसे पूरी तरह खा जाती है, जो कि रेड ऊपर खड़ा होकर देख रहा होता है। रेड कहता है ये चाल उसे मार तो नहीं सकती, लेकिन कुछ समय तक उसे रोक सकती है। मुझे इसका फायदा उठाना होगा और यूवी को लेकर यहाँ से दूर जाना होगा। लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो क्विक सैंड की तरफ जाने लगता है। आखिर क्या है? और हम देखते हैं बालियन एक बेब्लेड की तरह घूम रहा होता है, जिससे बहुत सैंड का साइक्लोन बन रहा होता है, जिसकी तरफ रेड खींच रहा होता है। रेड कहता है क्या वो ये करके सैंड को अपनी तरफ खींच रहा है? अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। दत्त तेरे के क्विक सैंड की स्पीड तो मुझे फौजी नहीं करने दे रही। और वो तेजी से बीच की तरफ खींचने लगता है। मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन वो किसी तरह फौज करके वहां से निकल जाता है, और तभी उसका सरबोर्ड बालियन से टकरा के चकनाचूर हो जाता है। यार रेड अभी भी उस साइक्लोन से दूर नहीं गया होता, लेकिन तभी वो फौज करके सैंड के मटेरियल को चेंज कर देता है, जिससे बालियन रुक जाता है। आखिर सैंड को क्या हो गया? यार रेड भी एक सीढ़ी बना के वहां से निकल गया होता है, लेकिन उसका स्टोन भी लगभग खत्म हो गया होता है। जैसा उम्मीद थी, बड़े लेवल में फौज करने से ज्यादा एनर्जी लगती है। इस स्टोन में केवल 1/3 ही एनर्जी बची है, जिसके बाद हम एल्केमी क्लास को देखते हैं। यालू कहता तुमने क्या कहा? तुम चाहते हो मैं 100 नॉर्मल एलो स्टोन को हाई स्टोन में बदल दूं? तुम मजाक कर रहे हो? अगर किंग भी मुझे तुम्हारी फौजिंग क्लास की मदद करने का आदेश दें, मैं तब भी इस तरह की चीज नहीं करता। उस दिन तुमने मेरा बना बनाया नाम खराब कर दिया और मेरे स्टूडेंट को चोट पहुंचाई। क्या तुम इसके बारे में सीरियस हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? खैर मैं तुम्हारी क्लास की मदद करना तो जारी रखूंगा। अब अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। रेड कहता प्रोफेसर यालू के स्किल के साथ ही काम बहुत आसान होगा। मुझे पता है हमारे बीच कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां हैं, लेकिन फौजिंग क्लास और रिफाइनिंग क्लास को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मुझे लगता है ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है जिसे दूर ना किया जा सके। और वो उनके सामने बहुत सारे गोल्ड कॉइन रख देता है। यालू कहता है क्या तुम मुझे रिश्वत देने के लिए पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हो? मैं यालू हमेशा तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। और वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद हम देखते हैं बालियन जमीन को तोड़ के वहां से निकल जाता है, लेकिन रेड उसे नहीं मिलता। वो पहले ही वहां से निकल गया होता है। बालियन कहता है तू छोटी सी चिड़ी, तू अभी भी भागना चाहती है? देखते हैं मेरे खिलाफ तेरे पास क्या प्लान है। रेड कहता है क्विक सैंड और सैंड को कठोर बनाना दोनों ही बेकार थे, साथ ही वो स्पाइक भी उस पर काम नहीं आया। सैंड का इंपोर्टेंट कंपोनेंट सिलिका है, अब मैं केवल इसी के आकार को ही बदल सकता हूँ। अब यही मेरा लास्ट ऑप्शन है। तभी बालियन उसके पीछे आ जाता है। तू ह्यूमन ट्रैप जा, मर जा। रेड कहता है वो आ रहा है, इसे काम करना होगा। और वो दोबारा एक बड़ा सा डोर बना लेता है। बालियन कहता है क्या तू बेवकूफ है? इस गेट में एक छेद है। और वो सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन बीच में टकरा जाता है, जिसे देख के रेड स्माइल कर रहा होता है। बालियन कहता है ये क्या है? क्या ये मैजिक डिफेंसिव शील्ड है? रेड कहता है बेवकूफ पे टेम्पर्ड ग्लास है, तुम कह सकते हो सैंड का ही दूसरा रूप है। क्या तुम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते? तभी बालियन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ग्लास नहीं टूटता। रेड कहता है टेम्पर्ड ग्लास की स्ट्रेंथ इतनी है कि वो उसके अटैक को रोक सकती है, लेकिन अगर मुझे उससे लड़ना है तो ये काफी नहीं होगा। रेड कहता है ये तो काफी कमजोर था, तुमने कहा था ना ऐसी कोई चीज नहीं जिसे तुम डिस्ट्रॉय ना कर सको, लेकिन ऐसा लगता है तुम केवल इतना ही कर सकते हो। अगर तुम मेरे द्वारा बनाई गई इस चीज को भी नहीं तोड़ सकते तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम एक बिना किसी बॉडी पोस्ट वाले इंसान से हार गए? तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम रैंक 3 के पिलर हो? तुम तो काफी कमजोर हो। और वो उसे चिढ़ाने लगता है, जिससे बालियन को गुस्सा आने लगता है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसका एंगल लेवल 80% चला जाता है, और वो भी फुल पावर के साथ ग्लास पे एक के बाद एक स्ट्राइक करने लगता है, जिससे ग्लास में क्रैक पड़ने लगते हैं। लास्ट में वो टूट जाता है। तभी रेड
कहता है तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो, और हम देखते हैं उसने बहुत सारे टेम्पर ग्लास बना लिए होते हैं। रेड कहता है तुम्हारी डिस्ट्रॉय करने की पावर मेरी पॉजिंग करने की स्पीड से बहुत ज्यादा कम है। अगर तुम सच में काबिल हो तो मेरे द्वारा बनाए गए इन सभी गेट को तोड़ दो, वरना अपनी हार मान लो। जो सुन के पालियन को और भी गुस्सा आने लगता है बार 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 बार। अब मैं तुझे अपनी असली पावर दिखाऊंगा, और वो अपने 100% एंगर मोड में चला जाता है और उसका फॉर्म भी पूरी तरह बदल जाता है। रेड कहता है ये ठीक होगा, लेकिन कितना भयानक रंग है। यहाँ पालियन भी अपनी हॉर्न से ग्लास की तरफ चार्ज कर देता है और थोड़ी सी मेहनत के बाद एक ग्लास को तोड़ देता है, लेकिन एक को तोड़ने के बाद वो दोबारा पीछे हो जाता है। रेड कहता है क्या वो उन्हें एक एक करके आराम से डिस्ट्रॉय करेगा। यहाँ बालियन रन अप के लिए ग्लास से बहुत दूर चला जाता है और घूमते हुए अपने आप को बिल्कुल एक स्पेयर की तरह बना लेता है और सीधा टेम्पर ग्लास की तरफ चार्ज कर देता है, जिससे एक एक करके ग्लास टूटने लगते हैं। जो देख के रेड हैरान हो जाता है, ये तो काफी पावरफुल है। तभी वो हंसते हुए कहता है लेकिन मैं तो बस सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, और कुछ फौज कर लेता है। यहाँ बालियन ने भी सभी ग्लास को तोड़ लिया होता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। आखिरकार मैं तुझे पकड़ लिया, मैं तुझे कुचल दूंगा। रेड कहता है चलो मैं तुम्हें स्वाद चखाता हूँ साइंस की पावर का, और वो एक और ग्लास फौज करता है जिससे बालियन सीधा आके टकरा जाता है। जिनके टकराती सॉन्ग वेब से वो सारी जगह हिल जाती है और ग्लास के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन ये बालियन के शरीर के डायमंड के टुकड़े होते हैं। बालियन कहता आखिर ये कैसे हो सकता है, और उसका पूरा शरीर क्रैक करने लगता है। रेड कहता तुम काफी सरप्राइज हो गए, भले ही तुम्हारे डायमंड जितना हार्ड ना हो, फिर भी इसकी कठोरता उससे कहीं ज्यादा है। ये प्रिंस रूबिक्स ड्रॉप, जिसे इसके बारे में नहीं पता, तो ये ग्लास होता है जिसे कि पानी में पिघला के बनाया जाता है, जिससे बिल्कुल पानी की बूंद की तरह दिखता है और गन की गोली से भी ज्यादा हार्ड हो जाता है। यहाँ बालियन के अटैक से पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो गई होती है, लेकिन ग्लास ड्रॉप को कुछ भी नहीं होता। उल्टा बालियन का डायमंड का शरीर ही टूटने लगता है। तभी उसका सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है, जो कि इजाबेल ने किया होता है। बालियन कहता है क्या मैं हार गया, ऐसा आखिरी बार कब हुआ था, और वो आंख बंद करते हुए इजाबेल की तरफ देखने लगता है, जिसमें उसे अपनी क्वीन दिखती है। ये तो योर मैजेस्टी द क्वीन है। अब मुझे याद आ गया, लास्ट बार मैं क्वीन के हाथों हारा था, जिसके बाद उसका खेल खत्म हो जाता है। रेड कहता है मैंने नहीं सोचा था कि आदमी इतना पावरफुल होगा। इजाबेल कहती समय बर्बाद करना बंद करो, चलो मार्टिन से मिलते हैं। तभी उसे कुछ होने लगता है। रेड कहता है यो भाई क्या हुआ, और वो थक के गिरने लगती है, लेकिन रेड उसे पकड़ लेता है। यो भाई तुम्हें क्या हुआ। इजाबेल कहती है मुझे ये चोट दूसरी बार लगी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी बॉडी फोर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही। रेड कहता है अभी हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें पहले तुम्हारी चोट का इलाज करने के लिए जगह ढूंढनी होगी। जिसके बाद रात हो जाती है, बहुत तेज बारिश हो रही होती है। यहाँ हमें कीमे इजाबेल और रेड को देखते हैं, जो कि इजाबेल का इलाज कर रहा होता है। रेड कहता है ये केवल हड्डी टूटने से हुई सूजन है, लेकिन अभी मेरे पास इसका इलाज करने के लिए कुछ भी नहीं है दत्तेरे की। यहाँ दूसरी तरफ इजाबेल की हालत थोड़ी सी खराब होती है। रेड कहता है डायमंड प्लेयर से लड़ने के बाद हम यहाँ आ गए, और मेरे गोल्ड एलो स्टोन का एक बड़ा हिस्सा पहले ही खत्म हो गया, अभी लगभग खत्म होने वाला है। अब युवी को चोट लग गई है, मेरे पास जो भी है मुझे नहीं पता हम तब तक टिक पाएंगे या फिर नहीं, जब तक कि टीचर मार्टिन या दूसरे लोग हमें ढूंढ ना लें। आखिरकार मैं कमजोर हूँ, मेरे पास कोई अच्छा स्टोन भी नहीं है, मैं बिना उनके कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैं युवी को अब और कुछ करने नहीं दे सकता। तभी रेड की नजर इजाबेल के चमक रहे हाथ पे जाती है, उससे आवाज आती है मेरे और मेरे मास्टर की पावर दबी हुई है, जल्दी करो हमारी मदद करो। रेड कहता है वैसे पहले तुमने हेल्प क्यों नहीं की। क्वीन ऑफ थॉर्न्स कहती है सप्रेशन चार्म मेरे और मेरे मास्टर की बॉडी फोर्स को दबा रहा है, अगर तुम इसे डिस्ट्रॉय कर दो तो मास्टर अपने बॉडी फोर्स को यूज करके अपनी चोट को हील कर पाएंगे। रेड कहता मुझे याद आ गया, ये तो वही चार्म है जो कि टीचर डोना ने इजाबेल को दिया था। इस बार टीचर डोना ने इजाबेल को बहुत परेशान कर दिया। क्वीन ऑफ थॉर्न्स कहती है जल्दी करो उस चार्म को डिस्ट्रॉय करो। रेड इजाबेल की स्वॉर्ड लेते हुए कहता है मेरे पास यूजू स्विमर की स्वॉर्ड है, ये आसान होगा, और वो एक ही बार में उस चार्म को तोड़ देता है। रेड कहता है ये टूट गया, क्या सब कुछ ठीक रहेगा। आखिर ये किस तरह काम करते हैं, इसलिए तुम दोनों की बॉडी फोर्स को दबा दिया। बहुत दूसरी तरफ चार्म के डिस्ट्रॉय होते ही इजाबेल भी खड़ी हो जाती है, जो सीधा रेड के पास आ जाती है, जिसे देख के रेड डर जाता है। यो भाई तुमने मुझे डरा दिया, तुम तो सच में जाग गई। लेकिन तभी इजाबेल उसका गला पकड़ के उसे उठा लेती है। इजाबेल कहती है कौन यो भाई, तुम कौन हो। ये यो भाई कौन है, मेरा रॉयल नाम इजाबेला ओसा है। रेड कहते ये सच है, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, क्या तुम भूल गई मैं कौन हूँ। इजाबेल कहती है तुम कौन हो, तभी उसे याद आ जाता है और वो स्माइल करती है, उसके गले को छोड़ देती है, जिसके छोड़ते ही रेड खांसने लगता है। इजाबेल उसे बड़े ही प्यार से छूते हुए कहती है ह्यूमन मेरी बात सुनो, अब से मैं तुम्हारी क्वीन हूँ, तुम्हें मेरा हर ऑर्डर मानना होगा। रेड सोचता है दत्त तेरे कैसा लगता है, वो अपने डीमन क्वीन वाली पर्सनैलिटी में है। इजाबेल अपनी चोट को हील करते हुए कहती है तुमने मेरे शरीर को चोटों से भर दिया, सच मुझे बेकार। यहाँ रेड सोच रहा होता है मैं लगभग दम घुटने से मरने वाला था, किस्मत से वो अपने बॉडी पोस्ट का इस्तेमाल करके यूवी की चोट को हील कर सकती है, मुझे अभी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी इजाबेल उसे बुलाती है ए इंसान। रेड कहता है जी योर मैजेस्टी आपका क्या ऑर्डर है, और सोचने लगता है मुझे अभी इसके ऑर्डर मानने होंगे जब तक इजाबेल को जगाने का रास्ता ना मिल जाए। क्वीन कहती है मैं थक गई हूँ, मेरा शरीर भी गंदा है, जल्दी बाथटब तैयार करो ताकि मैं नहा सकूं। रेड कहता है लेकिन योर मैजेस्टी मेरे फॉर्जिंग पैन की एनर्जी खत्म हो चुकी है। क्वीन कहती है क्या तुम मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने का साहस करोगे, जिससे रेड डर जाता है माफ करें मैं ये काम अभी कर दूंगा, और वो फौज करके एक बाथटब तैयार कर देता है जिसके नीचे आग जल रही होती है। रेड पानी को छू के कहता है पानी का टेम्परेचर अब अच्छा हो गया है, जो सुन के इजाबेल अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसे देख के रेड लाल हो जाता है। रेड कहता है मैं अब चलता हूँ, जिसके बाद इजाबेल बाथटब में चली जाती है।
जाती है और रेड पानी को गर्म रखने के लिए आपको हवा करने लगता है। रेड कहता है चाहे उसकी पर्सनैलिटी कैसी भी हो, उसे नहाने में हमेशा मजा आता है। एली के गाँव में बिताया गया टाइम सबसे बेहतर था। इस बार तो वो मेरे ठीक सामने है। अगर मैं अपना सिर उठाऊं तो मुझे सब कुछ दिख जाएगा, लेकिन कौन झांकने की हिम्मत करेगा, ये डीमन क्वीन बहुत खतरनाक है। अगर मैं देखता हूँ तो मेरी आंखें निकाल ली जाएंगी। तभी क्वीन कहती है पानी का टेम्परेचर बनाए रखो। रेड कहता है जी जी हाँ, यहाँ क्वीन शांति से आराम कर रही होती है। क्वीन कहती है बात लेना सच में तनाव को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। इंसान बुरा नहीं है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। रेड कहता है आपका धन्यवाद योर मैजेस्टी। और वो धीरे से कहता है क्या तुम नॉर्मल इंसानों की तरह बात नहीं ले सकते, इस तरह आसपास पानी फेंकना बंद करो। तभी क्वीन कहती है ह्यूमन खड़े हो जाओ। रेड कहता है क्या क्या हो गया, और वो धीरे धीरे दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। रेड कहता है आपका क्या ऑर्डर है योर मैजेस्टी। तभी क्वीन अपने पैर को उसके कंधे पर रख देती है, जिससे रेड की हालत खराब हो जाती है। ये क्या है। क्वीन कहती है बस इसी तरह खड़े रहो, मैं वही करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। रेड कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, और क्वीन अपने पैर को हटा लेती है। रेड सोचता है आखिरकार उसने अपने पैर को हटा लिया, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो मैं ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाऊंगा। तभी क्वीन कहती है पीछे मुड़ो, जो सुन के रेड के मुंह से खून निकलने लगता है और वो जैसे तैसे धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगता है। क्वीन कहती है मुझे मसाज दो, जो सुन के रेड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या क्या मसाज। क्वीन कहती है तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी करो, जो करना है वो करो, लेकिन अगर तुमने झांकने की हिम्मत की तो यकीन रखो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। जो सुन के रेड पीछे की तरफ मुंह कर लेता है, नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा, और वो इसी तरह क्वीन को मसाज करने लगता है। रेड सोचता है डीमन पर्सनैलिटी उस तरह की चीजों को फॉलो नहीं कर रही जैसा मैंने उम्मीद की थी, ये शाम वैसे नहीं जा रही जैसा मैंने सोचा था। तभी क्वीन उसकी तरफ एक नजर देखती है और फिर आराम करने लगती है।